Hello everyone, I welcome you all in your own channel my lord. So आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यू सीरीज और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा इंडियन एविडेंस एक्ट। सो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सीरीज है हमारी ये इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डील करेंगे और जो भी उस सेक्शन से या उस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम वो साथ में देखते हुए चलेंगे। हमारा पैटर्न होगा टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हम वो साथ में डील करते हुए चलेंगे। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे या यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसकी। तो हमारे पास इसमें औरों से अलग क्या होगा, हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा उस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम वो डील करते हुए चलेंगे। और उस क्वेश्चन का हम बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड हम देखते हुए चलेंगे और उस क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर के पीछे का रीजन क्या है या उस आंसर के पीछे लॉजिक क्या है हम वो देखते हुए चलेंगे। और साथ में मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और आने ही आने चाहिए। सो हमारे लिए ये एमसीक्यू सीरीज जो है, व्हाई दिस एमसीक्यू सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मान लो इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर आप उठा के चलेंगे या फिर कोई भी जो नया एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट की देखें तो मान लो 15 क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो उन 15 क्वेश्चंस में से 10 या 12 जो क्वेश्चन हैं वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से आए हुए होते हैं। सो इसलिए अगर हम एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से करेंगे तो हमारा 70% जो पार्ट है उसका क्वेश्चन पेपर का तो वो तो यहीं से कवर हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो आपको मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग। शुरू करने से पहले कुछ 5-7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये ड्राफ्ट किसने किया। ये ड्राफ्ट किया है सर जेम्स फिट्स स्टीफन। और ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था, व्हेन इट केम इनटू फोर्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 सितंबर 1872, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और जो ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है इसका नेचर क्या है, ये हमारा लेक्स फॉरी लॉ है। और इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं, इसमें टोटल 167 सेक्शंस हैं और 11 चैप्टर्स हैं। जिसमें कि हमारा सबसे जो बड़ा जो चैप्टर है, सबसे लार्जेस्ट जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 2।
जिसमें कि सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक सेक्शंस इंक्लूड हैं। और जो हमारा स्मॉलेस्ट जो सेक्शन है, स्मॉलेस्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 11, जिसमें कि सिर्फ एक ही सेक्शन इंक्लूड होता है, वो है 167। एज पर प्रियम्बल ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड, define and amend the law of evidence, या फिर to provide, consolidate the law of evidence, to define and amend the law of evidence, या फिर to consolidate, define and amend the law of evidence। जो हमारा बेरेक्ट्स में हम जो क्वेश्चन, जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 1, उससे जो ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम लिखे हुए दिखाई देता है प्रियम्बल, ये उस प्रियम्बल से क्वेश्चन बनाया हुआ है और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आता है। सो एज पर प्रियम्बल ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज, इस एक्ट का पर्पज क्या है। सो अगर आपने वो प्रियम्बल बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा और उसकी स्टेटमेंट, जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं, अगर वो याद करने की कोशिश की होगी तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर लोगे। उस प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? उस प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows। सो उस हिसाब से इसका क्वेश्चन क्या बना? To consolidate, define and amend the law of evidence। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जो भी प्रियम्बल में जो लैंग्वेज दी हुई है, अगर वो लैंग्वेज अपने ध्यान से पढ़ी होगी, जो वर्ड्स वहां पर यूज किए हुए हैं अगर आपने उनके ऊपर ध्यान दिया होगा, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। इसमें ये वर्ड प्ले करते हैं, जैसे ये प्रोवाइड, डिफाइन, अमेंड, प्रोवाइड, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, कभी कोई वर्ड मिस किया हुआ है, कभी कोई वर्ड और ऐड किया हुआ है, ये वर्ड प्ले करके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो उस प्रियम्बल में जो लैंग्वेज है वो है टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। सो हमारा आंसर हो गया डी। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज में 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एज सेट आउट इन द प्रियम्बल। अगेन प्रियम्बल का क्वेश्चन, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एज सेट आउट इन द प्रियम्बल इज, क्या ऑब्जेक्ट है? टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, या फिर टू हाईलाइट, डिफाइन एंड कंसोलिडेट द लॉ ऑफ एविडेंस, या फिर टू हाईलाइट, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। वही बात, अगर आपने प्रियम्बल का जो पार्ट है वो ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत इजीली कर लोगे। सो क्या बनता है इसका आंसर? जैसे मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। इसमें समझने का कुछ नहीं है, इस पे बिल्कुल रट्टा मार लो, क्रैम कर लो इस चीज को। प्रियम्बल, जो हमारा ऑब्जेक्ट है प्रियम्बल का, वो क्या है? वो है टू कंसोलिडेट, टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। सो हमारा आंसर हो गया बी। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रियम्बल? टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लो।
CDA, consolidate, define and amend the law of evidence. CDA, तो आपको जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ध्यान रह जाएगी और इनसे आप वर्ड तो बना ही लोगे, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। और ये क्वेश्चन पूछा गया था UPAPP में 2006 में, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, इंडियन एविडेंस एक्ट किन पर अप्लाई होता है? द होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स in or before any court, proceedings before an arbitrator, affidavits presented to any court or officer. सो बताइए इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा किन पर अप्लाई होता है? अगर आपने सेक्शन 1 पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे। उसमें बिल्कुल क्लियरली ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है। सो सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 जैसा कि 2019 में जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो अमेंडमेंट जो एक्ट आया है 2019 में, उसके हिसाब से क्या क्वेश्चन बनता है इसका, क्या आंसर बनता है इस क्वेश्चन का? Indian Evidence Act applies to the whole of India including the state of Jammu and Kashmir. ठीक है जी, बिल्कुल। पहले क्या था कि यहां पर एक्सेप्ट लिखा हुआ आता था, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब क्या हो गया? अब इंक्लूडिंग आ गया, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन एंड बिफोर एनी कोर्ट। ये भी बात ठीक है और ये भी बात ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है कि इट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर आप सेक्शन पढ़ोगे ध्यान से, तो उसमें लिखा है कि बट नॉट टू एफिडेविट्स एंड नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो सेक्शन 1 में इस चीज को मना किया हुआ है, आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स के ऊपर नहीं लगता, और जो एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर उन पे नहीं लगता। सो क्या बच गया? ये तो हमने दोनों एलिमिनेट कर दिए, इन पर तो लगेगा नहीं। सो बच गया हमारा ए एंड बी। सो हमारा आंसर क्या हो गया? ए एंड बी। क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, पुराने हिसाब से अगर हम 2019 से पहले अगर हम देखते तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी नेग्लेक्ट हो जाता, तब हमारा आंसर बचता बी, क्योंकि ये 2008 में पूछा गया था दिल्ली के असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में। तब के हिसाब से तो आंसर इसका बी बनता है, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। ना तो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होता था पहले, और ना आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग में, और ना ही एफिडेविट्स पे अप्लाई होता है इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन हम अब उसी क्वेश्चन को अब हम 2021 में सोल्व कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? इसके ऑप्शन दोनों बनेंगे, ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, ध्यान में रखना है हमें, डज नॉट पूछा गया है, डज नॉट अप्लाई टू द
proceedings before the arbitrator, affidavits submitted by the deponent on his own, statements made by the child, and statements of a person whose past is criminal. तो किन पर अप्लाई नहीं होता इंडियन एविडेंस एक्ट? क्या आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर अप्लाई होता है इंडियन एविडेंस एक्ट? अगर आप सेक्शन 1 अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होता इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ऑप्शन जो 1 है वो नेग्लेक्ट हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो क्या एफिडेविट्स जो है उन पर अप्लाई होता है? सेक्शन 1 पढ़ेंगे ध्यान से, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि एफिडेविट्स पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो स्टेटमेंट्स मेड बाय चाइल्ड ऑब्वियसली अप्लाई होता है। स्टेटमेंट्स ऑफ अ पर्सन हुज पास्ट इज क्रिमिनल, डजंट मैटर, पास्ट क्रिमिनल है, फ्यूचर क्रिमिनल है, उसका डजंट मैटर, किसी भी आदमी की स्टेटमेंट है, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। सो हमारा आंसर क्या बना? सी, 1 और 2 पर आर्बिट्रेटर और एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होता। 2010 में दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में पूछा हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एज पर सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल लेक्चर स्टार्ट करने से सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है कब फोर्स में आया था। 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। सो हमारा आंसर क्या बना? 1 सितंबर 1872 में हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स हुआ था। और ये क्वेश्चन CJS 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द प्रोसीडिंग्स which are specifically excluded from the operation of Indian Evidence Act, कौन सी प्रोसीडिंग्स स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दी गई हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के ऑपरेशन से? मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट किन प्रोसीडिंग्स पर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है? मतलब कि स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड मींस कि सेक्शन 1 में क्लियरली लिखा हुआ है कि किन प्रोसीडिंग्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, लिखकर मेंशन करके। प्रोसीडिंग्स बिफोर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर, प्रोसीडिंग्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, कौन सी प्रोसीडिंग स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करी हुई है मेंशन करके? अगर आप सेक्शन 1 ध्यान से पढ़ेंगे, सेक्शन 1 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सेक्शन 1 में क्लियरली आपको एक ही चीज मिलेगी कि आर्बिट्रेटर्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, स्पेशली एक्सक्लूड किया हुआ है। आपको इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का एक्सक्लूजन नहीं मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का एक्सक्लूजन नहीं मिलेगा। वहां पर सिर्फ एक चीज के लिए मना किया हुआ है कि आर्बिट्रेटर्स पर की प्रोसीडिंग्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा।
स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है। तो हमारा आंसर हो गया बी। बी इस पर नहीं लगता, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है और ये दो चीजें मेंशन नहीं की हुई वहां पर। HPGS 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, अब ये क्वेश्चन आ गया कि किन पर अप्लाई होता है। ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, या फिर ऑल द अबव। किन पर अप्लाई होता है? सेक्शन 1 अगर ध्यान से पढ़ा होगा बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट, प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, दोनों को ही क्लियरली स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है कि इन पर नहीं लगेगा। एफिडेविट्स प्रेजेंटेड बिफोर एनी कोर्ट और ऑफिसर, प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी आर्बिट्रेटर, तो किस पर अप्लाई होता है? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है। आंसर हो गया हमारा ए। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, ना ही एफिडेविट पर लगता, ना ही आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स पर लगता। 2016 में आरजीएस में पूछा गया था, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू एफिडेविट्स, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान में रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू एफिडेविट्स, द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू अ प्रोसीडिंग whose object is to determine a jural relation between one person and another, Indian Evidence Act applies to arbitration proceedings, Indian Evidence Act applies to departmental proceedings, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या इंडियन एविडेंस एक्ट है जो वो एफिडेविट पर अप्लाई होता है? इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होता। नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे हम, एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, नहीं होता है अप्लाई एफिडेविट्स पर। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स हुज ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमिन अ जुरल रिलेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर, क्या इस पर अप्लाई होता है? चलो नहीं ध्यान में आ रहा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। हमें याद आ रहा है जब हमने पढ़ा था सेक्शन 1, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि भाई आर्बिट्रेशन पे भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी, हम इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे भी नहीं होता। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, क्या होता है? नहीं, ये भी नहीं याद आ रहा हमें, ये भी नहीं हमें ध्यान आ रहा कि इस पर भी अप्लाई होता है क्या, तो हम इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे कि हाँ जी वहां पर नहीं लिखा हुआ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में क्लियरली, इस पर भी अप्लाई नहीं होता। क्योंकि ये तो कह रहे हैं ना कि इट अप्लाइज टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, इट अप्लाइज टू आर्बिट्रेशन, ये तो गलत है, नहीं होता इन पर, तो हमने कट कर दिया इनको। एफिडेविट्स पर भी नहीं होता, कट कर दिया हमने इसको। तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया कि
किस पर अप्लाई होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू अ प्रोसीडिंग हुज ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमिन अ ज्यूरल रिलेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। सो हमारा आंसर हो गया बी। ये स्टेटमेंट है जो ये करेक्ट है। विच इज करेक्ट? ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा बी करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, हमने कट कर दिया सबको। ये पूछा गया था 2005 में दिल्ली के एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू। अब आ गया कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट किस पर एप्लीकेबल नहीं है, कहां नहीं लगता, नॉट, ध्यान से पढ़ना, नॉट एप्लीकेबल टू। ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड, जम्मू कश्मीर नागालैंड एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, ऑल ऑफ द अबव। किन पर एप्लीकेबल नहीं है? सोचो। सेक्शन 1 अभी अमेंडमेंट के बाद क्या लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि हम ये 2007 का पुराना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें आंसर आज के हिसाब से देना है। किस पर अप्लाई नहीं होता? अगर हम पहले की बात करें, 2019 से पहले की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर पर तो अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि सेक्शन में लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, उसके हिसाब से तो ये निकल गया। तो फिर क्या बचा? इस पर अप्लाई नहीं होता तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि नागालैंड पर तो होता है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज पर भी होता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये तो तब के हिसाब से नेगलेक्ट हो गए, तब के हिसाब से तो आंसर बच गया जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आज के हिसाब से भी क्या हो गया, लेकिन अब क्या है, अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है। इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू, सारा का सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि अब तो जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है और इन पर तो था ही पहले। सो ये क्वेश्चन जो बार बार मैं करवा रहा हूं आपको, इनसे आपको याद हो जाएगा कि अब 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है, नागालैंड पर भी एप्लीकेबल है, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज पर भी एप्लीकेबल है, सब पर एप्लीकेबल है अब तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेट्स टू। किससे रिलेट कर रहा है ये केस? कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। डाइंग डिक्लेरेशन, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, कन्फेशन टू ए पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन ऑफ ए को अक्यूज्ड। 2002 में यूपी एपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो ये केस रिलेट करता है, आंसर है हमारा डी, कन्फेशन ऑफ ए को अक्यूज्ड। याद रखेंगे हम इस क्वेश्चन को, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो केस है ये किससे रिलेट करता है? कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ओरल एविडेंस? ओरल एविडेंस क्या है?
statements made before court, direct evidence, deposition before court only after police had recorded the statement, या फिर none of the above. What is oral evidence? Statements made before court. जब सेक्शन 3 का हम एविडेंस का जो डेफिनेशन है जब हम वो पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses, and such statements are called oral evidence. So statements made before court are oral evidence.